हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आई थिंक जिसने भी ये बात कही थी, ही मस्ट बी अ फूल। आई डोंट थिंक, ऐसे नहीं बोले, फेमिनिस्ट हमारे पीछे पड़ जाएंगे यार। डोंट, आई रिक्वेस्ट यू, हाँ, डू नॉट गो फॉर स्टार्टअप। बिल्कुल, इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक किया कि इसमें, इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसका मुझे कोई डाउट नहीं था। अगर आप पैसे कमाने के लिए इसके पीछे भाग रहे हो ना, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समू। आज हम आए हैं एक नए एपिसोड के साथ अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ व्हाट वेयर एंड हाउ के अंदर। और आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास, बड़े इंटेलिजेंट और बहुत वायरल हुए हुए हैं आजकल हमारी जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर। और मुझे पता नहीं था कि ये मेरे ही शहर में रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे 15 दिन पहले पता चला, तो मैंने कहा कि ये मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। उनकी लाइफ जर्नी को हम सुने, उनके एक्सपीरियंसेस को सुने। तो आज हमने फाइनली उनसे टाइम लेके बड़ी जद्दोजहद के बाद मेरे डीओपी ने जो है उनका नंबर हाथ किया और हमने उनको बुलाया है। बेसिकली हमारे जो मेहमान हैं वो वर्चुअल रियलिटी के मास्टर हैं। और अभी दुबई में एक कंपटीशन हो रहा है वर्चुअल रियलिटी का, जहाँ पे फंड रेजिंग होगी। और वहाँ पे भी इनको स्पॉन्सरशिप मिली और ये वहाँ भी अभी जाने वाले हैं, जिसमें एशिया से, साउथ एशिया से टोटल 12 स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया, जिनमें एक हमारे ये भाई हैं, इनकी कंपनी है मिगजिल। आइए इनसे मिलते हैं। नाम इनका है मल्हार। अस्सलाम वालेकुम मल्हार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, नाम हालार है मेरा। हालार है। मल्हार आपके ट्विन भाई? वल्हार इज माय ट्विन ब्रदर। वल्हार, वल्हार, अच्छा। हाँ, एक इनके भाई हैं, एक ये ट्विन ब्रदर्स हैं, बेसिकली आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। एक वल्हार हैं और एक हालार हैं। और एक प्रोग्रामर है और दूसरा जो है वो 3D मास्टर्स है, मतलब 3D एनिमेशन में उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। सर कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत ठीक। खुशी हुई, आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पे आए, हम आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी पिछली लाइफ, बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़े, कहाँ पे पढ़े, कौन सी डिग्री की, और फिर इस तरफ कब टर्न हुए? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस तरह से इंट्रोड्यूस करने का। मैं बेसिकली थरडी मोहब्बत के नाम से एक गांव है मेहर तालुका में, मेहर तहसील में, जो कि दादू के अंदर है। वहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। और मेरे बाबा जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर थे उधर ही। तो वहाँ पे तकरीबन 2000 के सन में उन्होंने कंप्यूटर लिया था। तो तब से लेकर हम 4 भाई हैं। तो चारों भाइयों का बहुत शौक़ होता था कंप्यूटर सीखने में। उस टाइम पे हम गेम्स भी खेलते थे, गेम्स में बहुत शौक़ था उस टाइम पे। लेकिन गेम्स के साथ साथ हमें ये भी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये गेम्स कैसे बनती हैं और इनको हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता चला था कि ये कंप्यूटर से बनती हैं और हमारे पास कंप्यूटर था। तो हमारे ऊपर हमें ये क्यूरियोसिटी हो गई कि अगर बाकी लोग बना सकते हैं और उनके हम खेल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते, हमें ये सीखना चाहिए। तो उसी कोशिश में हम फिर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर सीखते गए, इंक्लूडिंग वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप। उसके अलावा हमने फिर इवेंचुअली एक मेरे नाम से गांव में वीडियो स्टूडियो हमने लॉन्च किया, हाला ग्राफिक्स स्टूडियो के नाम से। और उसमें हमारा काम ये था कि हम शादी के जो एल्बम्स होते हैं वो एडिट करके देते थे लोगों को। और ये तकरीबन इस टाइम की बात है जब हम तकरीबन 12 साल की उम्र थी मेरी और मेरे जो भाई हैं जुड़वा उनकी। और बड़ा भाई हमारे साथ करता था, ही वॉज ऑल्सो वेरी यंग एट द टाइम। सो तब से लेकर जो है हम बहुत शौक़ था हमें कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको सीखने का। तो इवेंचुअली हमने उसी हालार ग्राफिक्स स्टूडियो के ज़रिए एक फ़र्स्ट टाइम हमारे शहर में हमने एक नात ख्वानी का एल्बम रिलीज़ किया, जो हमारे मशहूर नात ख्वान थे उस गांव के। तो उनको आगे लेके जाने के लिए हमने एक एल्बम रिलीज़ किया, वहाँ की एक लोकल इको साउंड का एक दुकान था उससे मिलकर। तो फिर उसको हमने उसके साथ हमने जो है एक डील की कि सेल आप करोगे, प्रोड्यूस हम करके देंगे आपको। तो हमने फ़र्स्ट टाइम उस पर ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके, उसको एडिट करके, उस उम्र में हमने उसको एल्बम को रिलीज़ किया, बाकायदा उसके सीडीज़ बनाए, कवर्स भी खुद डिज़ाइन किए सारे। और वो हम अपने हालार ग्राफिक्स स्टूडियो पे सेल करते थे। उसके अलावा मेहड़ में भी हम काफ़ी जो मशहूर दुकानें थी उधर हम उस सीडी को सेल करते थे। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ।
तो इवेंचुअली जाकर मुझे पर्सनली ये पता चला कि प्रोग्रामिंग एक चीज़ होती है। मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री में एडमिशन ली थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, जो कि ऑनलाइन पढ़ता था वहाँ से। तो ही वंस टोल्ड मी कि मुझे क्योंकि कंप्यूटर में बहुत शौक था, तो वो मुझे साथ बिठाता था। जब भी वो असाइनमेंट्स करता था या पढ़ता था तो वो मुझे साथ में बिठाता था। तो वंस आई गॉट टू नो अबाउट प्रोग्रामिंग, मुझे पता चला कि प्रोग्रामिंग है एक चीज़, और वो सिखाते हैं, जावा सिखा रहे थे उस टाइम पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ रहे। तो फिर जब मैंने भाई के साथ उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो उस टाइम पे तो वो मुझे बहुत कम्प्लेक्स लगा, लेकिन थोड़ा सा जब मैंने स्टडी किया गूगल से और कुछ दोस्तों से पूछा, तो मुझे पता चला कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग से चलता है। मुझे ये पता चला कि कंप्यूटर्स डू what you tell them to do, and the way you do it is by programming. तो जब मुझे ये पता चला, तो लाइक इन दैट चाइल्डहुड माइंडसेट मुझे ये ख्याल आया कि लाइक इट्स लाइक अ सुपर पावर ओवर कंप्यूटर्स। सो लाइक इफ़ यू आर एबल टू टेल कंप्यूटर्स व्हाट टू डू, ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ अ सुपर पावर। सो उस टाइम पे मेरी जो वो एक अटैचमेंट शुरू हुई प्रोग्रामिंग से। एंड देन उसके बाद जो है एक किताब मिली मुझे, एक वर्चुअल किताब थी, पीडीएफ था एक सिंधी में, उनका नाम मुझे याद नहीं है, GW बेसिक को सिखाने के लिए एक किताब लिखी हुई थी सिंधी में। तो मैंने उसको स्टडी करके GW बेसिक सीखा पहले, और वो एक बहुत बेसिक किताब थी, तकरीबन 10-15 पेजेस की, जिसमें बेसिक सिखा रहे थे। GW बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके। तो उसमें लिटरली जो मैंने अल्टीमेटली सीखा वो लाइक एक वेरिएबल बना के, दूसरा वेरिएबल बना के उसको आप प्लस माइनस कैसे कर सकते हो। एंड जब मैंने ये कैलकुलेटर ही सिंपल बनाया था, जिसमें आप एक वैल्यू एंटर करो, फिर दूसरा करो, तो वो आपको ऐड करके बता देगा उसका वैल्यू। तो उस टाइम पे ये मेरे लिए बेराज ऑब्वियसली पहला सॉफ्टवेयर था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई सॉ द आउटकम ऑफ इट। एंड हालांकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग ऑब्वियसली, बिल्कुल। सो बिकॉज क्योंकि मैंने कोड लिख के ये की थी, तो मेरे लिए काफ़ी उस वक्त ये मोटिवेटिंग था। बिल्कुल। इवेंचुअली मैंने C++ सीखना शुरू किया। वो भी एक सिंधी इंजीनियर था कोई, उसने किताब लिखी थी सिंधी में ही। तो वो स्टडी करके, वो भी एक बेसिक किताब थी सिर्फ, जिसमें सिर्फ बेसिक्स कवर्ड थे। तो उसको सीख कर फिर उसमें भी मैंने अल्टीमेटली कैलकुलेटर बनाया, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा एडवांस था। उसमें आप सिर्फ एडिशन के अलावा आप सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते थे। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया उसको बना के, कि मैं लैपटॉप लेकर बाबा के पास चला गया और उनको जाके दिखाया कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया अपना पहला। तो ही सेड कि कौन सा है, तो मैंने उनको टेस्ट करवाया। सो लाइक व्हेन ही सॉ इट, ही सेड व्हाट्स दिस, we already have a calculator in the computer, and we already have a calculator outside too, so what's the point of this? So then like दो चीज़ें हुई उससे। एक तो आई वॉज अ लिटिल बिट डिस्करेज्ड, बट जो दूसरी चीज़ हुई वो ये कि आई रियलाइज्ड दैट हाउ कम्प्लेक्स दिस इज़ एक्चुअली, एंड कितनी मेहनत लगती है कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में। एंड the most important thing I realized is that there's a long way to go and there's so much to learn yet. तो फिर उससे फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ली, वहाँ पे ही अपने मेहड़ के अंदर। और वहाँ से भी जो टीचर्स थे इरफान अली शाह, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया प्रोग्रामिंग में। फिर वहाँ पे मैंने अगेन आई क्रिएटेड कैलकुलेटर फर्स्ट, लेकिन उसके बाद मैंने एक क्विज़ की ऐप बनाई C++ को इस्तेमाल करके ग्राफिक्स में, वो बहुत अच्छी थी। एंड इवेंचुअली इस सब के दौरान मुझे पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री होती है, और अगर आप वो करो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और लाइक उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सिखाते हैं। तो मुझे उसके पहले कोई आइडिया नहीं था कि ये इस तरह का भी कुछ होता है, डिग्री वगैरह या बैचलर्स का। आई वॉज इन माई I think I was in 9th class when I started GW Basic, और फिर उसके बाद मैट्रिक में था जब C++ स्टार्ट किया। तो लाइक इतना मुझे यूनिवर्सिटी का पहले पता नहीं था। सो वंस आई गॉट टू नो अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन ऑब्वियसली लाइक इट बिकेम माई लाइफ ड्रीम टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय getting admission in software engineering.
इन अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी। तब मेरा जो प्लान था वो मेहरान यूनिवर्सिटी का था। तो खैर फास्ट फॉरवर्ड, जब एडमिशन के लिए टेस्ट दिया तो मेरिट पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो फिर इवेंचुअली उस टाइम पे लास्ट ऑप्शन जो बचा मेरे पास वो था सेल्फ फाइनेंस पे। तो उस टाइम पे सेल्फ फाइनेंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट बाबा रिकॉग्नाइज्ड माय पैशन। उनको पता चल गया था कि ये या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा या कुछ नहीं करेगा। तो फिर उस चीज़ को नज़र में रखते हुए उन्होंने अपने दोस्त से मदद ली और फिर मेरी एडमिशन हुई। बहुत मुश्किल से हुई, लेकिन अल्टीमेटली हो गई 2-2.5 महीने के बाद। क्लासेस 2.5 महीने स्टार्ट हो गए थे तब मेरी जाके एडमिशन हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। उसमें भी एक ये चीज़ है, मैं ये क्योंकि it's a part of my story, but there's an element of importance for others too in that, इसलिए मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे सब ने मिलकर जो है एक इमेज बना दिया था मेरे जहन में कि अगर तुम्हारी एडमिशन मेहरान यूनिवर्सिटी में हुई तो यू विल बी सक्सेसफुल, और अगर सिंध यूनिवर्सिटी में हुई तो यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। तो इस नैरेटिव की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ये भी सच है। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल। सो उस टाइम पे ये हुआ कि मुझे जब नहीं हो रही थी मेरी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में और मेहरान में, तो मैंने टेस्ट दिया था, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो एजुकेशन थी कॉलेज साइड की, और वहाँ पे गांव में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, तो मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो लिटरली एक दिन जो है मैं रास्ते पे अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो आई स्टार्टेड क्राइंग वाइल ऑन द वे। दोस्त मेरा बहुत परेशान हो गया कि क्या मसला है, मुझे बताओ। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना तो मैं कभी खुश नहीं हो पाऊँगा, और मेहरान में सिलेक्शन नहीं हो रही तो मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं शायद नहीं बन पाऊँगा। तो फिर उसने भी बैठकर मुझे समझाया कि यार ऐसा नहीं होता और इंशाल्लाह तुम सीख जाओगे, कोई मसला नहीं है। बट इवेंचुअली आई गॉट इन टू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर स्टार्ट की, और लकीली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, जो कि क्लास में मुझे काफ़ी प्रोग्रामर्स थे उस क्लास में, और मैं भी क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग सीख के आया था, तो वो दोस्त जो थे जिनको प्रोग्रामिंग आती थी वो काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, और जिनको नहीं आती थी वो तो ऑब्वियसली करते थे बिकॉज उनको सीखना था, वो सीखने के लिए बोलते थे। बट द बेस्ट थिंग दैट हैपन वाज दैट के वहाँ पे मुझे ऐसे क्लासमेट्स मिले, ऐसे दोस्त मिले जिनके स्किल्स मुझसे काफ़ी बेहतर थे। तो फिर मुझे इसी वजह से मुझे सीखने का मौका मिला उनसे, और ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिला। उसमें इन पर्टिकुलर एक दोस्त था मेरा, गफ़ार मल्ला, जो कि मेरा क्लासमेट था, और उसने मुझे बहुत हेल्प की सीखने में। ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर मैंने खुद भी मेहनत की, अपनी मेहनत से भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो इवेंचुअली 3 साल तक तकरीबन, काफ़ी एक उसमें डिटेल्स में हम फ़िलहाल नहीं जाते, तो 3 साल के दौरान मैंने काफ़ी प्रोग्रामिंग सीखी, उसमें कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी। बट उसके बाद जो है प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर वर्चुअल रियलिटी की तरफ कैसे आए वो मैं अब। अच्छा, नहीं, हम बात कर रहे थे जब, तो आपने एक बात मुझे बताई थी, बड़ी अच्छी लगी थी, कि कंपटीशन ना होना भी एक Exactly. डिज़ास्टर है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट नो अबाउट योर सेल्फ दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो अच्छा, दूसरी चीज़ एक और भी आपने बताई थी कि जब हमें यूनिवर्सिटी में ऐसा बड़ा इतराता था, चौड़ा बन के चलता था, तो ये 2 चीज़ें, इन पे थोड़ी नज़र आप डालें कि वो इतराने की वजह से क्या इम्पेक्ट आया और कंपटीशन ना होने की वजह से क्या इम्पेक्ट आया था। Yeah, I think they both are very important things, and while we talked about it, but I missed it during this. So एक तो ये है कि कंपटीशन में मैं अभी बोल रहा था कि कंपटीशन ना होना एक डिसएडवांटेज होती है बहुत बड़ी, और वो इस तरह हुआ कि मैं जब मेहर में था, वहाँ पे जब प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तो उस टाइम पे लिटरली मेरे अलावा अगर किसी को आती भी थी तो बेसिक्स आती थी, और वरना मुझे कोई कंपटीशन ऐसा नहीं मिला जो मेरे जितना जिसको प्रोग्रामिंग आती हो या फिर मुझसे ज़्यादा आती हो। तो एट द टाइम आई थॉट कि आई हैव डन मोर देन इनफ, बहुत कुछ सीख लिया है, और जो बस मैं ही हूँ।
हाँ, जो मैं ही हूँ और चौड़ाई भी आ गई थी काफ़ी वहाँ पे तो लेकिन जब यूनिवर्सिटी में भी गया तो वहाँ पे भी आई थॉट कि अब बाकी तो नहीं सीख के आते, मुझे पता चल गया था बिकॉज एट द टाइम जब मैं सीख रहा था लाइक आई वाज व्हेन आई वाज कॉलेज स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो मुझसे सीखता था उस टाइम पे C++। गाँव में जब भी आता था, वो एक दूसरे गाँव का था लेकिन मेरे पास आता था C++ सीखने उस टाइम पे। तो उस चीज़ ने तो मेरे और बड़ा कॉन्फिडेंस कर दिया। को और ज़्यादा ओवर कर दिया। मैं तो और चौड़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मुझसे सीखते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ कि नहीं, मैंने भी इसलिए इसको मेंशन करना चाहा कि ये जो हमारे नौजवान सुन रहे हैं, आपको चौड़े बनने की ज़रूरत नहीं है और दुनिया में आपसे अच्छे खासे भले लोग टैलेंटेड बैठे हुए हैं। सिर्फ आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, आप उन तक आप पहुंच नहीं पाए। तो ये जो दिमाग में खलल है इसको निकालें। और किसी भी फील्ड के अंदर जब तक आप लर्न नहीं करते, यू कैन नॉट अचीव इट। तो लर्निंग हमेशा चलती रहती है स्पेशली। और उस टाइम पे इतना हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर भी नहीं था, तो हम इतना एंगेज भी नहीं थे और स्पेशली इंडस्ट्री के लोगों के साथ। तो इस वजह से भी थोड़ा सा और मेरठ दायरी बातें कराची की लेवल पे नहीं था। हाँ हाँ, तो उस वजह से भी लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आज जो है वो आज तो आपको ये डिसएडवांटेज बहुत कम मिलेगा क्योंकि इट्स स्लोली बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। बिल्कुल। द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। सो बिल्कुल किसी भी फील्ड में हो आप, कॉम्पिटिशन आपको मिलता है। यू मस्ट बी एबल टू कनेक्ट विद अदर पीपल इन द सेम फील्ड, और पर्टिकुलरली वो जो आपसे बेहतर है, बिल्कुल प्रेफरेबली वो जो आपसे बेहतर है, ताकि आपको सीखने का मौका मिले ना। जो आपसे सीखते रहेंगे तो फिर जाहिर है उनसे आप कम ही सीख सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट। जाहिर है आजकल लिंक्डइन तो सबको एक्सेस है, ट्विटर पे, और यू कैन फाइंड अमेजिंग पीपल जो कि आपसे बेहतर हों और उनसे आप सीखते रहो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर भी, और जब मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ तो तालीम के साथ तरबियत पे भी मेरा बड़ा फोकस होता है। और एक टर्म है जो अक्सर यूज़ होता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। और मैं समझता हूँ कि इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब तक आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उस तरह से स्केल नहीं कर सकते, आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको लिंक्डइन का पता है और आपको लिंक्डइन की पावर पता है। मुझे फेसबुक पता है और मुझे फेसबुक की पावर पता है। हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो सिंध के, अक्सर सिंध को अगर हम नहीं भी मेंशन करें तो ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों को अभी तक इनकी पोटेंशियल नहीं पता। पोटेंशियल तो दूर की बात, उनको ये नहीं पता कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली लिंक्डइन में से, क्योंकि लिंक्डइन एक सोने की कान है, उसमें से सोना निकालना कैसे ये पता ही नहीं है किसी को। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि शादियों के अंदर जब खाना खुलता है तो भाग के खाना कैसे निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फेसबुक में से और लिंक्डइन या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से फ़ायदा कैसे लेना है। तो अब मेरी इस पर चलती रहती है। और आपको भी पता है कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो आपको कंपटीशन का पता चलता है, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि जब मैं वो यूनिवर्सिटी में गया तो व्हेन आई गॉट टू नो माय अदर फ्रेंड्स जिनको मुझसे काफ़ी बेहतर आती थी प्रोग्रामिंग, तो मुझे एहसास हुआ कि इफ़ आई गॉट टू नो देम अर्लियर, या अगर मुझे उनका पहले पता चल जाता तो मैं बहुत ज़्यादा सीख चुका होता। बिकॉज मैं फिर स्टॉप नहीं करता, मैं फिर लाइक इनफ समझ कर स्लो नहीं कर देता अपनी लर्निंग को। तो ये एक बहुत डिसएडवांटेज होती है। बट नेटवर्क इज किंग, ऑब्वियसली आई टोटली एग्री विथ यू। क्योंकि इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं कि आप पर्टिकुलर, अब जैसे आपकी वर्चुअल रियलिटी की इंडस्ट्री है, अगर आप उस सेम फील्ड के लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, ठीक है। एग्जैक्टली। और आजकल बहुत आसान है। एंड एक स्टीव जॉब्स का एक कोट था, मैंने रिसेंटली लिंक्डइन पे ही उसका एक वीडियो देखा था कि अगर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू रीच आउट टू पीपल फॉर हेल्प। रेंडमली रीच आउट करो किसी को भी। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कंपनी का फाउंडर है, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है वो कंपनी, और वो कंपनी वो काम करती है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो एंड यू लव दैट, सो सिंपली उस फाउंडर को ढूंढो, उसको मैसेज करो कि ये मैं करता हूँ और मुझे ये सवाल था आपसे। जस्ट अप्रोच देम। और दुनिया क्यूरियस लोगों की हेल्प करती है। बिल्कुल दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल विल हेल्प यू इफ़ यू रीच आउट टू देम। बिल्कुल। तो उसने एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि वो बच्चा था जिस टाइम पे,
तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की, उसके सीईओ का उसको डेस्क का नंबर मिल गया उसको ऑफिस का, तो उसने उसको कॉल की, स्टीव जॉब्स की बात है, उसने उसको कॉल की और उसको कहा कि हाय आई एम 12-year-old kid from this XYZ region and I was looking for spare parts for this thing. मुझे spare parts चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए. तो सबसे पहले तो he laughed. Then he actually inquired him कि कौन सी चीज़ चाहिए. Eventually उस बच्चे को, स्टीव जॉब्स को, उसने जॉब दे दी अपना रिसर्च को लीड करने के लिए, उधर रिसर्च को हैंडल करने के लिए अपनी कंपनी में. वो उसको लेकर गया उधर लिटरली. तो कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको कनेक्शंस जो है, और मैं एक चीज़ यहाँ पे इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, आई वुड से कि एक कोटेशन काफ़ी मशहूर है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो आई थिंक जिसने भी ये बात कही थी, he must be a fool. I don't think. ऐसे नहीं बोले फेमिनिस्ट हमारे पीछे पड़ जाएंगे यार. No, उसकी पॉइंट ये है, I personally believe कि कोई भी बंदा किसी एक शख्स, 2 शख्स, 5-10 लोगों की मदद से कभी भी कामयाब नहीं हो सकता. बिल्कुल ऐसा है. कोई भी कामयाब शख्स उठा लो आप, उसके पीछे एक चेन ऑफ सपोर्ट होगी. बिल्कुल ऐसा है. और वो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उसके पास खुद आकर उसकी हेल्प करते हैं. वो जाते हैं, हेल्प फाइंड करते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है. उसके बगैर आप नहीं कर सकते. पीपल हैव डन अमेजिंग जॉब इन डिफरेंट फील्ड्स. तो यू हैव, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैवंट अचीव्ड सो मच अप टिल नाउ, बट जितना भी अचीव किया है, सो उसका मैं कभी भी खुद को 100% क्रेडिट नहीं दूंगा. और ना किसी एक बंदे को. हाँ, ना किसी एक बंदे को. बहुत सारे लोग हैं, और आई विल बी ऑनेस्ट कि काफ़ियों के शायद मुझे नाम भी याद ना हो, बट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन माई सक्सेस सो फार. सो इससे जो सीखने को मिलता है, जो पॉइंट है वो ये कि यू नीड टू कोलैबोरेट, यू नीड टू वर्क विद अदर पीपल, यू नीड टू रीच आउट टू अदर पीपल. लोगों से बात करो, मिलो, इवेंट्स में जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, उसमें जो दूसरे इंटरेस्टेड हैं या जो काम कर रहे हैं उस चीज़ में, उन लोगों के बीच. मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ. मैं मुर्शिद ही कहता हूँ उनको, क्योंकि आज मैं माइंड सेट मेरा जितना भी चेंज हुआ है, या आज अगर मैं ग्रो करता जा रहा हूँ, अगर मैं स्केल करता जा रहा हूँ, तो उसके पीछे अगर आज भी मैं क्रेडिट दूंगा तो वो मैं सनी भाई हैं हमारे, सनी अली भाई, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा. तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से सिंप्लीफाई किया था कि अगर यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, देन यू हैव टू टेक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस फ्राम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिनको एक डिकेड का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, उनसे जाके आपने एडवाइस लेनी है. ठीक है, लेकिन एडवाइस लेनी भी किससे है? जो बंदा सखी हो, सखी, वकील नहीं हो. मतलब अगर मैं जाता हूँ हालार के पास और हालार कहता है कि मैं इसको अपना नुस्खा बता दूंगा तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसा बंदा कभी भी आपको कंप्लीट एडवाइस नहीं देगा. सही. सो आप वाली बात कि आप जब जाते हैं अप्रोच करते हैं तो 8 में 10 में से 5 लोग आपको गाइड करते हैं. बिल्कुल. और ये जो आप वकील की बात कर रहे हो, आई थिंक इन मोस्ट केसेस यू वुडंट नो अनलेस यू हैव ट्राइड. बिल्कुल. कि ये बंदा हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा या नहीं करेगा. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट यू नीड टू ट्राई. और अगर कोई नहीं करता हेल्प, नो ग्रजेस, कीप नो ग्रजेस फॉर. अच्छा मैं इसको भी कोट करता हूँ कि मेरा यही सनी भाई जो है वो कहते हैं कि आप मस्कीन नहीं बने, दुनिया का सबसे गरीब मैं हूँ, मस्कीन मैं ही हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई नहीं बताता, हमेशा दूसरों पे डाल देना. तो ये ग्रजेस जब रखते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह से. अगर आपको कोई नहीं टाइम दे रहा, आपको कोई नहीं बता रहा, मूव ऑन, किसी और के पास चले जाएं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना लाइफ में, अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो खुद को विक्टिम समझना बंद करो. और अगर आप ये फील करोगे कि आपकी किस्मत ख़राब है, सारी ज़िंदगी के जुल्म आप पे होते हैं, आई अश्योर यू कैन नेवर डू एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल. आप कभी भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकोगे किसी भी चीज़ के ऊपर. आपको इससे निकलना पड़ेगा. आपसे ज़्यादा विक्रम तो वो जो ग्राउंड पे सोते हैं रोज़ाना फुटपाथ पे, क्या वो नहीं है?
और मैंने लिटरली देखे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो खुद को बहुत बड़ा विक्टिम समझते हैं या समझते हैं कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। इसका एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला मैं बता देता हूँ और स्टोरी के साथ। जिस बंदे की मैंने बात की गफ़ार मला, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड वो टीचर भी है मेरा, काफ़ी उसने सिखाया मुझे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जामशोरा में रहता था, वो हैदराबाद में, तो वो मुझे ड्रॉप करने एक दफ़ा जा रहा था, तो बाइक पे थे हम। तो इसने आई वॉज़ अपसेट अबाउट समथिंग। उसने कहा किस चीज़ के बारे में अपसेट हो, तो मैंने उसको बताया मेरे पास उस टाइम पे लैपटॉप नहीं था, जो था वो ब्रोकन था, टूटा हुआ था काफ़ी और स्लो था काफ़ी। तो आई वॉज़ लाइक वेरी अपसेट एंड आई इवन गॉट इमोशनल कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है एंड घर के हालात ऐसे नहीं है कि अभी मैं नया लैपटॉप ले सकूं। तो उसने मुझे रोड पे ही रोक के गाड़ी और वहाँ पे हम बैठ गए कहीं पे। उसने मुझे इतना सुनाया कि यार तुम्हारे पास लैपटॉप है, चल रहा है, तुम काम कर सकते हो, तुम किस चीज़ के बारे में मायूस हो। और उसने फिर अपना एक एग्जांपल दिया कि मुझे जो है मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं लिटरली एक कज़न के पास जाता था, उसको बोलता था मुझे 1 घंटे के लिए लैपटॉप चाहिए, USB मेरे पास थी, उसमें अपना काम डाल देता था। फिर या तो उसके घर के बाहर बैठ जाता था, या अगर बोलता था अगर घर पे तो किसी भी कॉर्नर में जाके बैठ जाता था, उधर लैपटॉप चला के अपना प्रोग्रामिंग जितनी भी करनी है वो उधर कर ली। जब उसने कहा अब मुझे लैपटॉप चाहिए, कॉपी किया काम, दूसरे कज़न के पास गया, यार मुझे थोड़ी देर के लैपटॉप चाहिए, करने वाला करता है। एग्जैक्टली। हाँ, सो अगर आपको करना है ना, तो जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव ये भी तो एक रिसोर्स था ना, बिल्कुल। कि आप दोस्त के पास जाकर, कज़न के पास जाकर कर सकते हो। तो जितने आपके पास अवेलेबल हैं वो थोड़ा ओपन माइंडेड बनकर सोचो और उनको यूटिलाइज करो। अभी मेरे पास एक है इधर ऑफिस में, एज ए प्योन भाई मेरे पास आया था, सफ़ीउल्लाह नाम है, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई फेसबुक पे। उसका अब्बू ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर सॉरी, ठीक है, और एक कमरे वाले घर में रहते हैं। वो बंदा आज महीने के 60,000 कमाता है मेरे पास इधर। अच्छा, मेरे पास जब आया था चाय भी बनाता था, और क्योंकि उनके घर पे इंटरनेट नहीं था तो वो यहाँ पे आया ही इसलिए था कि मैं चाय भी बना लूँगा लेकिन यहाँ पे मुझे इंटरनेट तो मिलेगा। अच्छा, फिर क्या करता था, इंटरनेट तो है, अब उसके पास लैपटॉप नहीं है। वो क्या करता था कि उसके साथ जो कॉलेजेस स्कूल्स में जो भी दोस्त पढ़े थे, हर एक दोस्त से किसी एक दिन लैपटॉप लेके इधर आ जाता था, इंटरनेट यूज़ किया, अपनी USB होती थी, काम किया, देन उसको वापस किया, दूसरे दिन दूसरे फ्रेंड से लैपटॉप लेके आया। अभी उसने अपना लैपटॉप भी लिया है, और मैं कहता हूँ कि माइंड ब्लोइंग वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर है वो लड़का, ठीक है। इंटर पास है, मैट्रिक पास है या इंटर पास है, ऐसे ही है। और उसके पास क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे तो वो आगे नहीं जा पाया, लेकिन अपनी उसकी रिसर्च इतनी अच्छी है, अब मैं उसको जो भी XYZ अपनी अमेजोनिक्स का जो भी काम देता हूँ वो मुझे 1 दिन के अंदर करके देता है। मैं उसको मंथली पे करता हूँ। अब मैंने उसको प्योन बॉय से हटा दिया, टीम मेंबर मैंने उसको बना के रख दिया है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जगह खुद बनाई, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, दोस्तों को कुछ भी किया, लेकिन आज वो सेट है। अगर ये भी ग्रजेस रखता, बोलता कि यार मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो फिर ये वहीं होता जहाँ उसको होना था। सही, एग्जैक्टली। सो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अभी आपकी डिग्री हो गई और आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की, वेब प्रोग्रामिंग की तरफ आप गए, तो प्रोग्रामिंग से फिर आप इधर वर्चुअल रियलिटी इज़ अ डिफरेंट फील्ड, आप इधर क्यों आए? मतलब आपको क्या इधर दिखा और आपने क्या सोचा, कौन सा ख्वाब देखा, अलादीन का चिराग आपको इधर समझ लगा, आप इधर भागे? सो व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ शुरू में ये बता दूं, क्योंकि हमने ये मेंशन नहीं किया अभी तक, तो दे वुडंट नो। सो आई एम एक्चुअली द फाउंडर एंड CEO ऑफ मिक्सियल। मिक्सियल इज़ अ वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर कंपनी, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के लिए, बेसिकली एक स्टार्टअप है ये। हाँ स्टार्टअप है, जी। जिसमें हम क्लाइंट्स के लिए VR और AR के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और प्लस में हमने अपना गेम भी बनाया हुआ है मेटा के VR प्लेटफॉर्म के लिए, मेटा क्वेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए। और मेटा क्वेस्ट के लिए स्टैंड अलोन VR में सबसे पहले जो क्रिकेट गेम बना था वो हमारा था, वो हमने बनाया था। इट वॉज द वेरी फर्स्ट गेम, इट्स कॉल्ड द फाइनल ओवर्स। आप इसको finalovers.cricket अगर विजिट करें तो इसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए वेबसाइट पे। हाँ, द finalovers.cricket। फाइनल ओवर स्टार्ट क्रिकेट, हाँ, लिंक दे देंगे हम हाँ ऑडियंस को जी। सो
अभी प्राउड मोमेंट है वैसे कि आप पहले थे जिन्होंने वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया, वो भी मेटा के साथ। हाँ, ये हमें इसकी बहुत खुशी हुई थी। और अब तो कुछ हैं और भी हैं गेम्स, लेकिन फर्स्ट हमारी थी और अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चल रही है गेम। तो ये हम करते हैं और वो फाइनल ओवर्स में हमारे तकरीबन 1400 से ज़्यादा लास्ट 6 मंथ्स में एक्टिव यूज़र्स रहे हैं, डेली मंथली एक्टिव यूज़र्स। तो काफ़ी अच्छी चलती है। एंड हमारी जो टीम है तकरीबन हम 9 मेंबर्स हैं टीम में। सारे लोग जो है वो रोज़ाना के बेसिस पे डेवलप भी करते हैं और खेलते भी हैं। बाकी भी हम क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि VR के ऊपर कैसे आए। तो इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का पूरा बताया, तो उसमें उसके दौरान जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग तो मैंने काफ़ी सीख ली थी, और उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी थी काफ़ी। तो वेब डेवलपमेंट जब मैंने सीखी एडवांस, तो फिर उसमें मैंने 2015 का जो पूरा साल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लास्ट ईयर आपका? हाँ नहीं, ये था थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, वो मैंने लगाया एक वेबसाइट बनाने में जिसका नाम था आजमाइश.com। ये मैं एक सिंधी में सोशल नेटवर्क बनाना चाहता था, लाइक फेसबुक। हाँ, फेसबुक की तरह, लेकिन ये था लर्निंग के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली क्विज़ के लिए। आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के क्विज़ होंगे जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो अपने दोस्तों को। आप दोस्त भी बना सकते हो, आपके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। फिर आप एक कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने दोस्त के नाम सेलेक्ट करोगे, जिस तरह आप टैग करते हो फेसबुक में, बिल्कुल। तो उनको चैलेंज चला जाएगा कि इसने कंपटीशन के लिए ये आपने एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे। हाँ, लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा था। और उस पर 1 साल मैंने काम किया। तो उसके जो भी बेसिक फीचर्स थे, जितने भी सारे रिक्वायर्ड थे, वो सारा सोशल नेटवर्क वाला जो सिस्टम है वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। और एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने, उसके दौरान जो है, मुझे एक दोस्त ने ये भी कहा कि इसको आप सिंधी में ना बनाओ, बिकॉज सिंधी में अगर आप इसको बनाओगे तो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा, इतना यूज़ नहीं होगा। तो अगर आपने इसको कामयाब करना है तो आप इंग्लिश में बनाओ। तो मैंने फिर उसको लोकलाइज कर दिया, यानी इसको सिंधी में भी कर दिया और इंग्लिश में भी। प्राइमरीली वो इंग्लिश में था, लेकिन आप इसको सिंधी में इस्तेमाल कर सकते थे। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर आई ऑब्वियसली 1 साल लगा कर मैंने एज एन इंडिविजुअल इस प्रोजेक्ट पे काम किया। आई फेल इन लव विद द प्रोजेक्ट, आई लव्ड इट। मेरी अपनी क्रिएशन थी, तो वो एक बायस अलग था। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बिठाया जो सब प्रोग्रामर्स भी थे और जो नॉन प्रोग्रामर्स भी थे, और एक सर्वे बनाया मैंने, एक पूरा क्वेश्चन बनाया कि ये अगर आपको ऐप मिल जाए तो आप हफ्ते में कितने टाइम्स इस्तेमाल करोगे, महीने में कितने टाइम्स इस्तेमाल करोगे। उन सब दोस्तों से मैंने इसका ये रिव्यू किया, हाँ, फीडबैक लिया। वो फीडबैक देखकर और उनके वर्बली जो फीडबैक मुझे मिला वो सुनकर मुझे ये पता चला, दे अप्रिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ इट। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, प्रोग्रामिंग की और डेवलपमेंट की। लेकिन एज एन ऐप जो अल्टीमेट चीज़ थी वो ये कि उनमें से हार्डली 1-2 बंदा जो है वीक में 1 टाइम उसको इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा था, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। तो उसके बाद मैंने फिर, लाइक इन सिंपल वर्ड्स, मेरे लिए वो रिजल्ट्स जो है वो डिसअपॉइंटिंग थी। तो फिर उनको लेकर आई थॉट कि यार आई नीड टू डू सम मोर रिसर्च ऑन दिस। तो मैंने फिर कुछ और लोगों से भी वही सर्वे लिया और रिसर्च की। तो मुझे फिर अल्टीमेटली पता चला कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एज अ प्रोडक्ट, एज सम लर्निंग एक्सपीरियंस इट हैज़ बिन ग्रेट। मेरी लर्निंग इसको बनाते हुए इतनी हो गई है कि मुझे अब बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी एज अ वेब डेवलपर, लेकिन एज अ प्रोडक्ट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो मैंने फिर उसको जो है छोड़ दिया। इसके दौरान आई वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग वर्चुअल रियलिटी, और वो उस टाइम पे थी गूगल कार्डबोर्ड था। एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनता था, उसमें आप मोबाइल रखते थे और मोबाइल के ऊपर जो है वो 2 स्क्रीन्स बनती थी। और फिर अगर आप उस कार्डबोर्ड से देखो मोबाइल को तो वो आपको 3D व्यू देता था, इवन दो ये एक फ्लैट स्क्रीन है तो उसमें आपको 3D व्यू आता था। तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा VR चलता है कार्डबोर्ड पे। जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो उसमें काफ़ी गूगल प्ले स्टोर पे काफ़ी ऐप्स उस टाइम पे अवेलेबल थी, और उस टाइम पे मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं था जो VR को सपोर्ट, कंफर्टेबल नहीं था। हाँ, जायरोस्कोप को। तो मैं दोस्त
दोस्तों से मोबाइल लेकर, कार्डबोर्ड मैंने ले लिया था, वो काफ़ी सस्ता था, लेकिन दोस्तों से मोबाइल लेकर एक्सपीरियंस करता था डिफरेंट गेम्स कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी ऐप्स देखी वीआर की, लेकिन उसमें से जो सबसे अट्रैक्टिव लगी मुझे वो थी, एक थी इन माइंड वीआर और इन सेल वीआर। ह्यूमन बॉडी सेल। हाँ, जो ह्यूमन बॉडी सेल होता है, इन वीआर गेम्स का मकसद बेसिकली ये था कि जो इन माइंड है उसके अंदर आप ह्यूमन के माइंड के अंदर एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड, उसके अंदर आप घूम सकते हो, एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट यू आर ऑल्सो being given all the information about that particular part where you are in the mind. उस इंसान के जो दिमाग है उसके अंदर आप घूम रहे हो, फिर उसके जो पार्ट्स हैं, जो बहुत कम्प्लेक्सिटी होती है बायोलॉजी में, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत एक्सप्लेनेशन हो, एक सेल के अंदर पूरी यूनिवर्स है बायोलॉजी में। तो इस सारी चीज़ को सीखने के लिए उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस बनाया था, जो एक गेम भी था, लेकिन while you are playing the game you also understand how your brain works. इसके साथ साथ इन सेल भी था, तो आप सेल की फंक्शनैलिटी इससे समझ सकते थे। Being a computer science student, this pinned me a lot. मुझे ये ज़हन में आया कि इस टेक्नोलॉजी में लर्निंग का माइंड ब्लोइंग पोटेंशियल है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इशू को आप वर्चुअल रियलिटी की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब अपनी इमेजिनेशन को आप एग्जैक्टली फिजिकल पिक्चर यानी सकते हैं। देखें, एक कोटेशन थी कि अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा आप भूल जाओगे, अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो शायद आपको याद रहे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे तो वो आप भूल नहीं सकते। तो दैट्स द पावर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। आप उसको एक्चुअली यू गेट इमर्स्ड इनटू अ वर्चुअल एनवायरनमेंट कंप्लीटली। आप उस एनवायरनमेंट में चले जाते हो एंड देन यू एक्सपीरियंस इट लाइक यू एक्सपीरियंस सम थिंग्स इन रियल लाइफ। तो फिर वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके लर्निंग पे, वो बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो आप टिपिकली कोई उस्ताद आपको बताता है या गूगल से आप अगर कुछ सीख रहे हो। तो ये इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक किया कि इसमें, इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इसका मुझे कोई डाउट नहीं था। तब तक आपके जहन में कोई पैसे कमाना नहीं था, सिर्फ सीखना था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और बेसिकली उस टाइम पे मुझे ये क्लैरिटी आ गई थी, इवन दो वर्चुअल रियलिटी वाज इन वेरी बिगनिंग स्टेज, और मेरे अलावा यूनिवर्सिटी में लिटरली चंद लोगों को शायद पता होगा इसका टेक्निकलिटीज़ का, या उन्होंने एक्सपीरियंस की होगी, बहुत कम लोगों को उस टाइम पे पता था। तो मुझे तो एक चीज़ क्लियर थी उस टाइम पे, वंस आई एक्सपीरियंस्ड बोथ ऑफ दीज एप्स एंड VR in general, I knew at the time कि virtual reality is going to change the world. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। उसकी वजह ये थी कि even though अभी virtual reality उस स्टेज पे नहीं है, but it will be there, and then once it is there, the potential that it has will automatically revolutionize learning and industry training. अब आप इमेजिन करें कि कितना टाइम, कितने पैसे, कितनी एफर्ट लगती है किसी डॉक्टर को सर्जरी सिखाने में। बिल्कुल। आपको उसको ह्यूमन बॉडी देनी पड़ती है, रियल ह्यूमन बॉडी देनी पड़ती है आपको। जो होमलेस पीपल होते हैं, उनके जो लाश होते हैं, उनको इस्तेमाल करके, और डॉक्टर्स पैदा होते हैं, डॉक्टर्स सिखाते हैं, वो उनके बॉडी को काट कूट के उसको एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर वो सीख रहे होते हैं। तो इमेजिन करें आप कि आपको ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, एंड यू कैन सिंपली प्रोवाइड देम virtual body, thousands of virtual bodies and thousands of different scenarios, virtual scenarios where they can train themselves. And frankly, we are already doing this. We've created a virtual reality medical training app for our client. मैं उसकी कुछ डिटेल्स तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 800 नर्सेस को हमारी उस ऐप से VR में ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स, एक कंट्री है उसके लिए हमने पर्टिकुलरली हमने ये ऐप बनाई है। तो उन्होंने सेवरल हॉस्पिटल्स में तकरीबन कम से कम 800 नर्सेज ने उससे ट्रेनिंग ली है, एंड उनकी लर्निंग काफ़ी अफेक्ट हो रही है इससे। तो आई थिंक VR हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इट इज़ हियर टू स्टे, इट इज़ हियर टू ग्रो। काफ़ी ग्रो करना है इस टेक्नोलॉजी को इन जनरल, लेकिन एज ऑफ नाउ भी इसमें इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, VR का सबसे बड़ा चैलेंज जो है,
इस वक्त क्यों VR सबके पास नहीं है, आपके पास क्यों नहीं है हेडसेट, आपके फैमिली में सबके पास क्यों नहीं है, जिस तरह मोबाइल है सबके पास। तो उसका जो बैरियर है सबसे बड़ा, तो एक तो पैसों का है कि उसमें एक्सपेंसिव है उसके headset। डिवाइसेस महंगे हैं। हाँ, डिवाइसेस एक तो महंगे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि महंगे तो मोबाइल्स भी हैं। लाख लाख के, 2-2 लाख के मोबाइल, 4-4 लाख के मोबाइल लोग ले रहे होते हैं, और जो सबसे गरीब लोग भी आपको मिलेंगे तो वो 30,000 40,000 का मोबाइल उनके पास होगा। तो दूसरा जो मसला है वो है यूटिलिटी का। अब VR में हार्डवेयर काफ़ी आगे आ चुका है, अब जो है एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है जिसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सको, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकें। यानी आपको हेल्प करे वो प्रोडक्टिविटी में। अब उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, मैं आई कैन टॉक अबाउट देम फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये पॉइंट मेंशन करने का जो मकसद है वो ये भी कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी का बताना चाहता हूँ कि क्यों VR के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। VR इज स्टिल ग्रोइंग इन इट्स ग्रोइंग स्टेजेस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की, नए ऐप्स की और नए कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू मोबाइल, यूट्यूब वगैरह। यहाँ मार्केट पूरी खाली है, गैप ही गैप है। बहुत गैप है, बहुत गैप है, और उसको अगर आप फिल करोगे तो मैं आपको अगर आप जॉब लेना चाहते हो एज अ VR प्रोग्रामर, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आई गारंटी यू कि वंस यू लर्न सम स्किल्स VR में, एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाओ, अपने लिए बनाओ, यानी अपने ऊपर, अपने बलबूते पे बनाओ, जुगाड़ ना करो, कॉपी ना करो किसी का काम, स्किल सीख कर एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाओ, उसमें एनवायरनमेंट भी बेशक बिल्कुल सिंपल हो। आई कैन गारंटी यू अ जॉब विद 100, काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ आपको जॉब मिल जाएगी, आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी और बाहर भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपने अभी मिक्सेल स्टार्टअप जो है अब वो अपनी जर्नी पे चल चुका है ना, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप का दो मकसद होते हैं, एक तो ये कि वैल्यू प्रोवाइड करें मार्केट में, दुनिया के अंदर, दूसरा होता है कमाना। तो चल तो पड़ा है वो, अब क्योंकि आप आगे से कमा रहे हैं और आपको पता है कि जो हम बना रहे हैं वो बेचना कहाँ है, आपको उस मार्केट का भी पता चल रहा है ना, बाय एंड सेल एंड परचेज का भी। तो अब डेफिनेटली जब आप ग्रो करेंगे तो यू नीड पीपल, यू नीड VR प्रोग्रामर्स, यू नीड 3D एनिमेटर्स वगैरह वगैरह। तो अब तो जारी बात है, जब आपको सक्सेसफुल देखेंगे तो दूसरे लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगी, और डेफिनेटली जो VR प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इवन आप ही रखेंगे। जब आपका काम बढ़ेगा तो आप लोग ढूंढेंगे। और जैसे आप बता रहे थे कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको हैदराबाद के अंदर इस फील्ड के बंदे ही नहीं मिलते और आपको तैयार करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कि मैंने सुना है कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अमीरों का शौक़ है ना, ठीक है, गरीब बंदे का शौक़ नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप पे काफ़ी खर्चा आता है और इनिशियली आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम भी प्लस पैसे भी। और स्टार्टअप बनने के बाद कोई भी आपका सास है, वो कोई सॉफ्टवेयर है, वो कोई गेम है, वो कोई कुछ भी है, उसको फिर मार्केट करना होता है। फिर मार्केट करने के बाद आपको पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना होता है, फिर वो बिकेगा, फिर जब वो कमाएगा, फिर वो जब ROI निकालेगा, फिर वो जब प्रॉफिट पे आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है 4-5 साल का, और तब तक ज़रूरी है कि आप भी उस पर स्टक रहें और फिर अपना यकीन के साथ कि हाँ भाई ये मुझे कमा के देगा। तो ये हर बंदे के लिए तो ये नहीं है, स्टार्टअप नहीं कर सकता, सारी बात है। तो आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बताई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ फाइनेंस पे सीट नहीं ले सक रहे थे सॉफ्टवेयर उसमें, तो आप स्टार्टअप की तरफ कैसे आए, उसमें आपको किसने सपोर्ट किया, फंड्स किसने दिए, और इतना पेशेंस आप में कहाँ से आया कि आपने फिर इतना वेट किया, काम भी करते रहे। तो इस पे थोड़ा आप बताइएगा। और पाकिस्तान में स्टार्टअप्स जो हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप्स को कोई इनकरेज करता है, बल्कि हमारा जो पड़ोसी कंट्री है इंडिया, उसमें तो हर साल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स निकलते हैं जो सिलिकॉन वैली जाके ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। बट लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई, हमारे पास 10 नहीं निकले हैं यूनिकॉर्न, तो दूर 10 सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं निकले। तो उसमें आप इस तरफ क्यों गए, मतलब, और आपको क्या दूसरों के लिए क्या सजेशन है, क्या पोटेंशियल नज़र आती है? राइट, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड। हाँ बिल्कुल। आई थिंक ये जो टॉपिक है उसमें एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है, बल्कि मल्टीपल हो सकती है, इतना बड़ा ये टॉपिक है। तो उसको मैं सिर्फ जो मेन चीज़ जो इसमें मैं समझता हूँ वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि स्टार्टअप्स, एक जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, और उसमें
काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप कमा रहे हो या नहीं कर रहे हैं, आपका पेट फुल है या नहीं है। तो अगर आपका पेट फुल नहीं है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ स्टार्टअप, दैट्स स्टूपिड, डोंट डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। और सबसे पहले तो आप पैसे कमाओ अपने लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जो डिपेंडेंट आप पे जो डिपेंडेंट है उनको, उनकी जितनी भी ज़रूरत है वो अगर आप पूरी नहीं कर सकते, डोंट। क्योंकि स्टार्टअप पेशेंस का काम आई रिक्वेस्ट यू, हाँ। डू नॉट गो फॉर स्टार्टअप, बिल्कुल नहीं करो। और अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप में बहुत पैसा है, पैसों के ऊपर भाग रहे हो, नहीं जाओ, कभी भी नहीं जाओ। पैसे के लिए स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हो तो आप फिर जॉब करो, आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाएंगी, बाहर जॉब के लिए चले जाओ या फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी। स्टार्टअप्स जो है वो शुरू में इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, बिल्कुल। बहुत पेशेंस चाहिए होती है उसमें, और पैसे भी बाद में आते हैं। शुरू में काफ़ी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप मेरे स्पेसिफिक केस में आपने मेंशन किया कि आप, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं हाउ आई एंडेड अप रनिंग अ स्टार्टअप। सो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के अंदर मैंने एक टीम बनाई थी अपने प्रोग्रामर्स दोस्तों के साथ, और बाकी भी कुछ मेरे काफ़ी दोस्त थे। तकरीबन 6-7 लोगों की एक मैंने टीम बनाई, जिसको मैं लीड करता था, और उसको हमने एक नाम दिया इन्वेंटिव कोट्स। हमने एक इमेजिनेटिव सॉफ्टवेयर हाउस बनाया अपना, और उसको हमने नाम दिया इन्वेंटिव कोट्स, ठीक है। और उस टाइम पे हमने बहुत, ज़ाहिर है उस टाइम पे बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत एक्साइटेड थे, एंड हम आसमान को छू रहे थे। हमारे जो हमारे जो जज्बात हैं, हाँ। जज्बात जो हैं हमारे। सो वी बिल्ड दिस टीम एंड वी वांटेड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर हाउस। हमने सोचा कि बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम क्लाइंट्स के लेकर, इस तरह से। बट running a startup and running a company is a lot of work, is so much learning and a lot of work. ये कोई हमें उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मजाक नहीं है। एंड उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान में जॉब करूँगा ही नहीं, और मैं एक तो जॉब करूँगा तो बाहर करूँगा, और दूसरा कि मैं बाहर कंपनी अपनी स्टार्ट करूँगा, मैं अपनी कंपनी ही बाहर स्टार्ट करूँगा। बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। बट ये पॉइंट मेंशन करने का मकसद ये है कि इवेंचुअली मैं जॉब के लिए चला गया इस्लामाबाद, और वहाँ पे एक 15,000 की इंटर्नशिप दी शुरू में एज अ VR प्रोग्रामर। और मेरे सारे जो दोस्त थे कराची में, तो ऑब्वियसली हैदराबाद में स्टडी की है, तो कराची मुझे सबसे करीब था और सिंध में है, तो मेरे लिए बहुत आसान था। बट कराची में मुझे उस टाइम पे कोई VR का काम नहीं मिला, तो मैंने, क्योंकि मुझे आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे VR का ही काम करना है, तो मैं इस्लामाबाद चला गया VR के काम के लिए। बट यूनिवर्सिटी के दौरान आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट प्रेजेंटेशंस एंड लीडिंग अ टीम। वहाँ पे 1-2 टीम को मैंने लीड भी किया था अपने दोस्तों में ही। और उसके अलावा मुझे प्रेजेंटेशंस का, स्पीकिंग का बहुत शौक था। बट व्हेन आई गॉट इनटू इंडस्ट्री पाकिस्तान में, जब मेरी पहली जॉब स्टार्ट हुई, और उसके बाद से लेकर जो मैंने 3-4 जॉब्स की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ जर्नी यू नीड टू टेक टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बेटर। एंड वो जो टेरिबली फेल हो गया हमारा इन्वेंटिव कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसके फेल्यूर के रीज़न अब मुझे बहुत क्लियर हैं। अब मुझे समझ आ रहे हैं कि हम बच्चे थे और हमें कुछ एक्चुअली चीज़ों का कोई पता नहीं था, और जस्ट हम ख्वाबों के ऊपर चल रहे थे। स्किल थी नहीं इतनी, और ना इतनी कम्युनिकेशन स्किल थी, ना इतनी डेवलपमेंट स्किल थी, लेकिन जो है हम काम बड़ा करना चाहते थे, और वो हो जाता है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि आपको प्रैक्टिकली काम सीखना पड़ता है। एंड अच्छा, वो जो आपका था इमेजिनरी सॉफ्टवेयर हाउस, वो ख़त्म हो गया, जारी बात है। उसकी जज्बात भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ गए। तो उसके बाद ये जो मिक्सिल स्टार्टअप है, इसको कब आपने फाउंड किया और इसको किसने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी? और फिर उसको आप कितना टाइम लगा आपको मिक्सिल को इस पोजीशन पे लेके आने पे जहाँ पे अभी आप हैं? एज फार एज सपोर्ट इज़ कंसर्न, इसमें क्योंकि मैंने शुरू में फ्रीलांसिंग की थी,
खुद से जितना भी मैं उससे थोड़ा बहुत कमाता था, तो उसमें सबसे जो अच्छी बात हुई ये कि मैंने क्लाइंट्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू किए। और बिकॉज मैंने एक पूरी जर्नी गुजारी थी, तकरीबन ये फ्रॉम इन्वेंटिव कोट्स टू मिक्सियल, इट वाज लाइक अराउंड अ 4 years गैप। 4 साल के बाद मैंने एक फिर दोबारा अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। इस 4 साल के दौरान आई वॉज वर्किंग एज एन इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड आई वॉज लर्निंग। मैंने बहुत ज़्यादा उसमें लर्निंग हुई। तो इवेंचुअली मैंने फ्रीलांसिंग से जितनी भी थोड़ी बहुत इनकम मेरी थी उसी को इस्तेमाल करके मैंने मिक्सियल को फाउंड किया। मेरे भाई जो वला ट्विन ब्रदर है मेरा, वो मेरे साथ था। वी बोथ को फाउंडेड द कंपनी टुगेदर एंड देन हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एज अ 2 brothers टीम हमने काम किया शुरू में। और उससे हमारे जितने भी कनेक्शंस बने, सम ऑफ देम जो सबसे पहले कनेक्शंस हमारे बने थे, सम ऑफ देम ऑलरेडी स्टिल वर्क विद अस। हम अभी भी उनके साथ काम करते हैं और बहुत अच्छी हमारी एक रेपुटेशन बन गई। सो मच सो कि हमें कभी भी क्लाइंट्स को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम आपका काम कर सकते हैं। वो हमेशा हमारा काम देखकर वो सवाल करते ही नहीं थे कि आप कर सकते या नहीं कर सकते। आपने डेमो जो आपका था ऑलरेडी, हाँ, जो हम उनको पोर्टफोलियो दिखाते थे तो वो उनको कोई डाउट नहीं होता था कि हमें कन्विंस करने में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कंपेयर टू अदर पीपल आई न्यू एज फ्रीलांसर्स, जो प्रपोजल्स लिखते थे, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करते थे क्लाइंट्स को कि वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। हमें नहीं करना पड़ता था बिकॉज उस टाइम पे एक ये भी चीज़ थी कि ये काम बहुत कम लोग कर रहे थे। अच्छा, VR में I was, like you said about yourself, I was one of the very first people to provide VR development service on Fiverr. तो उसमें जो है मैंने एक प्रोजेक्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो $10 में किया। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते मैंने उसको लगाया डेवलप करने में, और वो बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे स्टार्ट करना था अपना फ्रीलांसिंग करियर। यही बात इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ, पहले कंप्लीट करें। सो $10 पे वो $5 का मेरा गिग था, लेकिन मैंने क्लाइंट को इस तरह के इसमें काम कुछ ज़्यादा है, $10 में मैंने उसके साथ अग्री किया। तो मुझे उस टाइम पे सिर्फ मेरा लर्निंग उस क्लाइंट के तो बारे न्यारे हो गए ना। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि वो जो $10 में मैंने इसका प्रोजेक्ट किया, दूसरे महीने में एक दूसरा क्लाइंट आया, उसको वही चीज़ चाहिए थी, लिटरली 20x द अमाउंट मैंने वही प्रोजेक्ट उसको सेल किया, 20 के साथ मल्टीप्लाई करके। अल्लाह ने आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं किया। एग्जैक्टली यानी वो जो मैंने इतनी मेहनत की उसका मुझे वो मिल गया। उसी प्रोजेक्ट को दूसरे तीसरे और चौथे क्लाइंट को भी मैंने सेल किया उसी, क्योंकि मैंने वो बनाया इस तरीके से था कि वो रीयूजेबल था, तो उसको मैंने फिर रीयूज़ करके उन क्लाइंट को काम करके दिया उसी को करके। अच्छा, आजकल ये जो पॉइंट थे मैं इसको फिर भूल जाऊंगा। मसला ये है कि लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बिगनर बनना नहीं चाहते, वो खुद को पहले दिन से एक्सपर्ट प्रिटेंड करना चाहते हैं। जबकि आपने $10 तो लिए, आप $10 को छोड़ दो तो आपने लर्निंग कितनी की, ठीक है, आपको हैंड्स ऑन कितना मिला एक नई चीज़ पे, किसी और की रिक्वायरमेंट पे, कि आप किसी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और फिर डिलीवर करके देख रहे हैं कि क्या मैंने वो अचीव किया कि नहीं किया। और बाद में तो अल्टीमेटली अल्लाह तो आपकी मेहनत ज़ाया करता ही नहीं है। मैंने भी स्टार्ट किया था फाइवर से $5 से, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह $200 पर आवर चार्ज करता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आवरली कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएँ, अगर फिक्स प्राइस पे जाएँ तो मैं $10,000 का भी प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो लेकिन ये बात समझ नहीं आती। अब आप तो माशाल्लाह हमारे सिंधी भाई हैं और काफ़ी हमारे जो दूसरे सिंधी भाई उनके लिए मिसाल भी हैं। तो आप सुन लें कि इन्होंने भी $10 से ही स्टार्ट किया था, 2 हफ्ते का काम। आप उठते के साथ $100-200 नहीं कमा एक सकते। दूसरी चीज़ जो भी पाकिस्तान के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप पैसे कमाने के लिए इसके पीछे भाग रहे हो ना, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। आई हार्डली नो एनी केस जो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन अर्निंग के पीछे भागा और वो बहुत कामयाब हो गया हो, नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ऑनलाइन अर्निंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अमेज़ोन के अलावा आप VR का काम है, 3D मॉडलिंग का काम है, टेक्सचर का काम है, बहुत सारे काम। AI भी घुस चुका है। AI है, लिटरली इतनी लिस्ट है कि हम पूरी रात गुजर जाएगी, नहीं कंप्लीट कर सकते। इतने सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं जिससे आप अर्निंग कर सको। तो सबसे पहले तो आप फिगर आउट करो, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप अंडरस्टैंड करो कि आप
किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है। बिल्कुल। जब आप वो करोगे तो फिर आप उसको उस लेवल तक लेके जाओगे। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बता, सब लोग पैशन की बात करते हैं कि यार पैशन के बगैर नहीं हो सकता, पैशन में कामयाब होते हैं वगैरह। उसकी वजह सिंपल है। वजह यह है कि एनीथिंग, एनी सक्सेस, any achievement requires dedication, a certain amount of dedication, a certain amount of time, and more importantly a certain amount of sacrifice. बिल्कुल। वो आपके दोस्तों को छोड़ने में भी हो सकती है, वो आपके फैमिली को कम टाइम देने में भी हो सकती है, वो आपके पैसों को छोड़ने में भी हो सकती है, लिटरली। तो अनलेस ये सेक्रीफाइस आप नहीं कर सकते तो इट्स वेरी हार्ड टू अचीव बिग इन एनी फील्ड। तो पैशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इंटरेस्ट किसी फील्ड में होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सेक्रीफाइस। बिल्कुल। आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे अपना टाइम, अपनी मेहनत। तो जिस चीज़ में आपका शौक है ना, वो फिर आप 12 घंटे बैठोगे काम करते हो, आपको पता नहीं चलेगा, आप करते जाओगे काम। मतलब ये कि आपकी फितरत में वो चीज़ शामिल है। एग्जैक्टली। आप फितरी तौर पे डॉक्टर बने ही नहीं है, बनने के लिए फितरी तौर पे आप तैयारी नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। So in simple words, don't do it for money, do it for learning, do it for Passion. making an impact, do it for fun. बिल्कुल। More importantly, do it for fun. अब जैसे for example graphics design है, it's already very fun, but we are doing it to earn. I assure you, मुझसे आप लिख के ले लो, आप कभी भी एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बन सकते अगर आपने शुरू डिज़ाइनिंग इसलिए की है कि मुझे फाइवर पे अल्टीमेटली कमाना है। आई गारंटी, अनलेस आपका शौक भी हो जो कि आपको नहीं पता हो, फिर अगर आप अर्निंग के लिए भी करते हो, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, जस्ट टू क्लैरिफाई। लेकिन शौक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसमें नहीं है, वीडियो एडिटिंग में है, वो करो और फिर उससे कमाओ, बेशक कमाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऑडियंस को भी इतना ज़्यादा हमारे लोगों को सुनने की आदत नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मिक्सिल जो है उसके अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, और मेटा के साथ आपकी क्या कोलैबोरेशंस चल रही हैं, और फ्यूचर में मेटा पे आप खुद को कहाँ देखते हैं, मेटा कंपनी को, क्योंकि मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे पता है कि जब मैंने बीएसपी के लिए अप्लाई किया था तो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, मुझे 1.5 साल बाद उन्होंने बीएसपी बनाया था, कितनी रिक्वायरमेंट्स थी, कितनी उनके चौंचले मुझे बर्दाश्त करने पड़े। आई नो वेरी वेल, मुझे मल्टीपल एप्लीकेशंस मेरी फेल हुई थी। तो आप मिक्सिल जो है वो अब नेक्स्ट उसका क्या प्रोजेक्ट है, वो क्या सोच रहा है, दुबई क्यों जा रहे हैं, और मेटा के साथ आपकी क्या कोलैबोरेशंस हैं, एंड फ्यूचर में मेटा के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होने वाला है, कोई इस तरह की कोई खबर है ताज़ा तो हमें दें। राइट। सो जो मेटा का VR प्लेटफॉर्म है, मेटा क्वेस्ट, उसके ऊपर सिर्फ जो गेमर्स हैं उन्होंने गेम्स खरीद कर, और जो ऐप्स हैं वो ख़रीद कर, मेटा के उस VR प्लेटफॉर्म ने बाय अक्टूबर 2022 $1.5 बिलियन कमाए इस स्टोर ने। यानी गेमर्स के पैसों से $1.5 बिलियन कमाए। तो ऑब्वियसली उसमें जो VR डेवलपर्स थे, काफ़ियों की गेम्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, और काफ़ियों के तो अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, बीट सेबर इज़ द मोस्ट पॉपुलर VR गेम, उसने तकरीबन $250 मिलियन कमाए, और वो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ सिंपल मैकेनिक VR गेम। उसने अराउंड $256 मिलियन कमाए। उसके अलावा काफ़ी और गेम्स में ने भी बेटा स्टोर पे काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। तो हमारा गोल जो है वो ये कि हमारे जो अभी गेम है द फाइनल ओवर्स, जो VR क्रिकेट का गेम है, वो हम मेटा के ऑफिशियल स्टोर पे लॉन्च करें। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट ऑन द ऑफिशियल स्टोर। जिस तरह यूट्यूब का एक अनलिस्टेड वीडियो होता है ना, जिसमें आप लिंक जिसके साथ शेयर करोगे वही उसको डाउनलोड कर सकेगा, अभी हमारा गेम उस तरीके से पड़ा हुआ है स्टोर पे, बिकॉज उनकी कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, अलाउ नहीं करते वो हर किसी को पब्लिश करना। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि वी आर इन कोलैबोरेशन विद देम एंड दे आर इंटरेस्टेड इन आवर गेम। सो उनके साथ बातचीत चल रही है। अल्टीमेटली इफ़ दे अग्री तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमें फंडिंग भी करेंगे, और फिर उनके साथ एक कोलैबोरेशन शुरू होगी। अल्टीमेटली हमारा प्लान ये है कि हम और भी ज़्यादा गेम्स बनाएं और
सिर्फ मेटा पे नहीं, लेकिन एप्पल का रियलिटी ग्लासेस आने वाले हैं, एप्पल के VR ग्लासेस इस साल के अंदर, उनके स्टोर पे हम सेल करें अपने गेम्स, इंक्लूडिंग जो करंट वाला है और न्यू गेम्स भी। और उसके अलावा जितने भी बाकी VR के स्टोर्स हैं उन सब पे हम अपने गेम्स सेल करें। प्लस में हम VR के मेडिकल ऐप्स जो हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लिए बनाएं दुनिया में। माशाल्लाह, इंशाल्लाह यू विल अचीव इट, जिस तरह का आपका पैशन है। अच्छा, तो ये जो अभी मेटा पे आपका गेम पड़ा हुआ है, जो ऐप है, उसके कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं और उससे आपकी कुछ अर्निंग हो रही है? आप कितने में बेच, पेड है, फ्री है? अगर पेड है तो उसकी क्या चार्जेस अभी आपने रखी हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बदले मेटा आपसे क्या लेता है, ये भी बताइएगा। सो बेसिकली अगर आप उसके स्टोर पे सेल करते हो तो लाइक एनी अदर स्टोर 30% मेटा अपना खुद शेयर लेता है। जितने भी आपके सेल्स होते हैं उसका 30% मेटा रखता है, बाकी 70% आपका होता है। दिस इज़ लाइक अ टिपिकल सिस्टम फॉर ऑल द स्टोर्स। बिल्कुल। प्ले स्टेशन में भी है, स्टीम में भी है और आपका प्ले स्टोर पे भी है। तो ये सिर्फ लेता है, बाकी यू डोंट हैव टू पे देम एनीथिंग। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया बताना कि when we launched the final hours on Meta Store, तो उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया ईमेल करके टू ज्वाइन देयर Oculus Start ग्रोथ ट्रैक प्रोग्राम। वो उनका एक डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम था। उन्होंने इनवाइट किया ये ज्वाइन करने में, और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे। जो एक सबसे प्रोमिनेंट बेनिफिट था वो ये कि बहुत महंगी डिवाइसेस हैं, उस टाइम पे तो काफ़ी महंगी थी। तो उन्होंने कहा कि आपके अप टू 20 टीम मेंबर्स, हर किसी के लिए आपको VR डिवाइस हम फ्री में देंगे। वाह। तो उस टाइम पे हम बड़े मासूम थे, हमने कहा कि हम झूठ तो नहीं बोल सकते, हम 20 तो हैं नहीं। तो हम जो है, हमने फिर भी 5 लोगों का बताया उनको। हम तो 3 तो आपस में भाई थे, एक तो दोस्त का कर लिया मैंने, उन्होंने उनसे थोड़ा बहुत काम करवाया था मैंने असल में, इसलिए तो थोड़ा सा हमने सोचा कि वी विल नीड टू बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट ऑब्वियसली। तो हमने 5 लोगों का उनको सबमिट किया कि हमारे 5 टीम है, 5 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने 5 के लिए हमें VR हेडसेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी। और वो उसमें काफ़ी किट्स थी बेसिकली, स्वैग के साथ वो ऑक्यूलस की टी शर्ट और जो जंपर था, प्लस में काफ़ी और भी इक्विपमेंट्स थी उसमें। एक बॉक्स था, हर किसी के लिए अलग अलग हमें मिला था। उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि वो पाकिस्तान में शिप नहीं कर सकते थे, तो मैंने वो शिप करवाया अपने जर्मनी में एक दोस्त के पास। तो एक हमने एज एन एक्सपेरिमेंट मंगवाया उससे पहले पार्सल में, ताकि देखें कि कस्टम वाले इस पे चार्जेस तो नहीं लगाते। वो आ गया फ्री में, 60 रुपये दिए मैंने, अपार्ट फ्रॉम द जो डिलीवरी चार्जेस थे उसके, पार्सल के 9,000 थे तकरीबन। 60 रुपये पोस्ट ऑफिस में मैंने दिए, वो मुझे मिल गया। तो बाकी 2 हेडसेट्स मैंने उसको कहा कि अब क्योंकि नहीं लग रहे, मैंने कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगे, लगनी भी नहीं चाहिए। मेटा वाले के हर बॉक्स के साथ लेटर लिखा हुआ था कि ये हमने इनको गिफ्ट दिया है, दिस इज़ अ गिफ्ट, इसके लिए हमने 1 रुपया भी नहीं लिया इनसे। तो जब वो 2 हेडसेट आए तो 1.5 लाख रुपए कस्टम चार्जेस लग गए उसमें। ओह माय गॉड। और मैं आपको एक उसका सीन बताता हूँ कि मैं सोया हुआ था एंड वी वर अवेटिंग द पार्सल। हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे कि जर्मनी से हमारा पार्सल आने वाला है 2 हेडसेट का। तो भाई है मेरा, उसने दरवाज़ा नॉक किया, मैं सोया हुआ था, तकरीबन दोपहर का टाइम था। तो उससे पूछा मैंने क्या हुआ, तो उसने कहा आपके हेडसेट आ गए हैं। तो मैंने लिटरली आई जंप्ड फ्रॉम स्लीप एंड आई स्टार्टेड डांसिंग। फिर उसने कहा जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। क्या हुआ? तो कहा कि आपको 1.5 लाख का टैक्स लगा है। आई लिटरली मेरे ऐसे अपना सर पकड़ा, और फिर जब गए तो पता चला कि कस्टम वालों ने चार्जेस लगाए। इवेंचुअली खैर 2 महीने के बाद, लिटरली 2 महीने का प्रोसेस था। उसके बाद एक दोस्त के ज़रिए बड़ी रिक्वेस्ट करके हमें वो 10,000 पे करने पड़े उस दोनों हेडसेट के इवेंचुअली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ाद हो गए। बाकी 2 अभी तक जर्मनी में है? नहीं, वो एक तो जो बाय द वे वो जो दोस्त जिसका मैं मेंशन कर रहा हूँ, गफ़ार मल्ला, जो मेरा दोस्त था, उसके पास मैंने किए थे। तो एक मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, वो मेरा उस्ताद भी रहा है और दोस्त भी है। एक मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, बाकी जो 4 हैं वो अभी हमारे पास हैं। अच्छा। तो उसको हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम के साथ। वी बाय द वे नीड मोर, तो वो हम बाय कर लेंगे, या फिर हो सकता है मेटा वाले दे दें अगर उनके साथ में हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था, अगेन सवाल पूछता हूँ, शायद भूल गए। तो उस मेटा स्टोर पे आपकी जो ऐप है ये वर्चुअल गेम की, उसके कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं? वो पेड है और नहीं? हाँ, सो बेसिकली वो हमने जब लॉन्च की थी 2020 के नवंबर में, उस टाइम पे हमने $10 पे उसको लॉन्च किया था।
उसके बाद हमने इवेंचुअली उसको $15 पे किया, और फिर हमने यूज़र्स को गेन करने के लिए तकरीबन 2022 का पूरा साल उसको फ्री कर दिया था। अब वो 2023 से लेकर और 2022 के दिसंबर से लेकर $20 पे हम सेल कर रहे हैं मेटा स्टोर पे। तो उसके अभी तक जो है तकरीबन 17,000 लाइफ टाइम एक्टिव यूज़र्स हैं, और तकरीबन ये वैसे मेटा वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन फॉर इंस्पिरेशन मैं बता देता हूँ कि $22,000 तकरीबन ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो स्कीम से हो चुका है। बट ऑब्वियसली इससे हम कहीं ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टोर पे चले जाएं, जो मेन स्टोर है। तो उसके लिए अभी मैंने जैसे बताया कि उनके साथ डिस्कशंस चल रही हैं मेन स्टोर पे जाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ वर्चुअल रियलिटी और प्रोग्राम को हटा के अगर हम सिर्फ अपनी फ्रीलांसिंग, अर्निंग, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, और काफ़ी सारी चीज़ों की जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मिल के आपसे बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि आपका स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बने और वर्चुअल रियलिटी में आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया से राज करें। दोस्तों, तो ये हमारे दोस्त थे हालार भाई, मिक्सिल के फाउंडर, जो इनका स्टार्टअप है और अभी ये दुबई जा रहे हैं। इनका वहाँ पे कोई एग्जीबिशन है, वहाँ पे ये फ़ंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं। दुआ करते कि इनको वो वहाँ से फ़ंड रेजिंग मिल जाए, और क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि अगर वर्चुअल रियलिटी में साउथ एशिया से एक स्टार्टअप हमारी तरफ से जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। उम्मीद है कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।